Assalamu alaikum aspirants, how are you? So our today's topic is basically the government politics in Pakistan and also key figures in the Pakistan movement. So in our today's video we will try our best to complete these two topics. So first one is Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan basically born in 1817 and died in 1898. So first of all we will see that what's the background of Sir Syed Ahmad Khan and how it's contribute in the progress of Pakistan and Pakistan's movement. ही वॉज बेसिकली द इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम स्कॉलर एजुकेटेड एंड रिफॉर्मर इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, आपको पता है ब्रिटिश इंडिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि तब वहाँ पे बरतानिया का राज था बरी सगीर में। ठीक है, ही प्लेड अ पिविटल रोल इन अर्ली स्टेज ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, क्योंकि ये एजुकेटेड थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। ठीक है, एज अ एजुकेटर ब्रिटिश इंडिया में। सो इनका कंट्रीब्यूशन था प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया। ही फाउंडेड द मोहम्मदन जो मोहम्मदन एजुकेशनल कम्प्लेक्स था अलीगढ़ के अंदर 1875 में, उसकी बुनियाद भी सर सैयद अहमद खान ने रखी। ठीक है, हुज लेटर बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो बाद में फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई थी। हीज एफर्ट्स एम टू मॉडर्नाइज मुस्लिम एजुकेशन। बेसिकली इनका कंसेप्ट क्या था कि जो मुसलमान हैं वो मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल करें इस्लामी तालीमात के साथ साथ, ताकि वो आने वाले वक्तों में और जो उनके साथ लोग रह रहे हैं इंडिया के या बरतानिया के, उनके साथ भी जो है कम्पीट कर सकें। और प्रमोट किया इन्होंने साइंटिफिक नॉलेज को सर सैयद अहमद खान ने। टू नेशन थ्योरी जो थी वो भी दी सर सैयद अहमद खान ने। उनके मुताबिक क्या था, सर सैयद अहमद खान argued that Hindus and Muslims were two distinct nations with different religions, cultures, social practices. This concept led to groundwork for later demands for a separate Muslim state. Social reforms इन्होंने क्या दिए, he advocated for social reforms among Muslims, encouraging them to embrace modernity, critical preserving their religious identity. Second one is Allama Muhammad Iqbal. इनका बैकग्राउंड क्या है, इलामा इकबाल वॉज अ रीनाउंड पोइट, फिलोसफर एंड पॉलिटिशियन हु इज़ वाइडली रिगार्डेड एज अ स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान। सो इनका कंट्रीब्यूशन बेसिकली इन्होंने क्या किया कि फ़िलोसफी दी थी। ठीक है, चूँकि ये फ़िलोसफर थे इसलिए उन्होंने फ़िलोसफी दी, बीएन दिया सेपरेट लैंड का, और अब चूँकि पोइट थे तो अपनी पोइट्री के ज़रिए उन्होंने उजागर किया। ठीक है, लोगों के अंदर जो है वो बेदारी की पैदा की कि हम जो है वो अलग वतन है। ठीक है, जवानों के अंदर, नौजवानों के अंदर, बच्चों के अंदर जो है उन्होंने ये सारी जो है अहमियत वाजा की अलग वतन की। फिलोसफी ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी के मुताबिक इन्होंने कहा, इकबाल एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। खुदी को उन्होंने कहा। ठीक है, खुदी पे आपको पता है बहुत ज़्यादा पोइट्री भी है इलामा इकबाल की। एंड आइडेंटिटी फॉर मुस्लिम्स इन साउथ एशिया। ही urged Muslims to rise above communal division and assert their distinct culture and religious identity. Second is vision of separate state. In his famous address at the All India Muslim League session in Lahore in 1930, Iqbal proposed that idea of a separate Muslim state in the northern western region of India, envisioned that a place where Muslim could live according to the rules or values of Islam. Poetic inspiration is his poetry within Urdu and Persian inspired a sense of unity among Muslims and encouraged them to strive for political and social empowerment. Third one is most important key figure of Pakistan movement is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He was a prominent lawyer and politician who played a crucial role in the Pakistan movement. Contributions क्या हैं इनकी, लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम लीग। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग कब बनी थी, 1906 में। आपने कल के टॉपिक में पढ़ा था कि 1905 में जब बंगाल तकसीम हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर मुसलमानों के अंदर जो है वो पैदा हुआ कि बंगाल भी तकसीम हो गया। वो किस वजह से तकसीम हुआ, ठीक है, इसी तरह मुसलमान भी जो है वो भी अलग अपनी शिनाख्त रखते हैं। फिर उसके बाद 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई। ठीक है, अलग से जैसे कांग्रेस थी वैसे उन्होंने अलग एक बनाई सियासी जमात जिसका नाम फिर उन्होंने मुस्लिम लीग रखा, और कायद-ए-आज़म जो थे वो इसके लीडर थे। जिन्ना बिकम द लीडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913। ठीक है, बाद में ये बने थे 1913, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स एडवोकेटिंग फॉर मिलिट राइट्स। Two nation theory. Jinnah family believed in two nation theory, which accounting that Muslim and Hindus were two distinct nations with separate identities. He argued that Muslims needed a separate homeland to protect their cultures and rights. नेक्स्ट लाहौर रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कायदे आज़म रेलिवेंट से 1940 में हुआ, जिसे लाहौर में करारदाद पाकिस्तान के नाम से भी मशहूर है। Under Jinnah's leadership, the Lahore Resolution was adopted demanding autonomy for nation in the northwestern and eastern zones of India. This resolution is considered that it's a pivotal movement in Pakistan movement.
Negotiation is for Pakistan is not played the vital role in negotiation with the British government and Indian National Congress, advocating for establishment of Pakistan as a separate nation or separate homeland. नेक्स्ट आउटलाइन का पॉइंट है मेजर इवेंट्स इन पाकिस्तान मूवमेंट के अभी तो हमने की लीडर्स इनके देख लिए, की फिगर्स देख ली कि कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ ने कौन कौन से काम किए, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा की पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, और भी बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटीज़, लेकिन यहाँ पे हमने 2-3 को डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता होता, लेकिन भी फर्ज आ जाए तो आपको थोड़ा बहुत जो इसकी नो होनी चाहिए। मेजर इवेंट्स देख लेते हैं आपके पाकिस्तान मूवमेंट में कौन कौन सी हुई, ठीक है। पहला है लाहौर रेजोल्यूशन। The Lahore Resolution passed on March 23, 1940 called for the establishment of independent states of Muslim in northern, western and eastern zones of India. It marked a significant shift in demand from Muslim leagues. Impact the resolution mobilized support for the demand for a separate Pakistan and solidified the India of distinct Muslim identity. इसका लुबेलब ये है कि 1940 में कायदे आज़म ने करारदाद पाकिस्तान जो थी वो पास की, ठीक है। फिर वो मंजूर भी होगी। इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे और ईस्टर्न साइड के अंदर जहाँ पे मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है, अक्सरियत है, उसको अलग अलग जो है वतन का कंसिडर किया जाए, क्योंकि हमारे कंसेप्ट जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, ठीक है। मज़हब डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। तो हमारी जो है मुस्लिम अपनी अलग आइडेंटिटी रखते हैं, तो हमें जो है अलग वतन चाहिए ताकि हम वहाँ पे अब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और जो है इंडिपेंडेंट रह सकें। द रोल ऑफ वर्ल्ड वार टू ने किस तरह रोल प्ले किया पाकिस्तान मूवमेंट में। पोस्ट वार कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि बाद में जब वर्ल्ड वार टू ख़त्म हो गई, ठीक है, उसके बाद क्या क्या कुछ हुआ। द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार टू एंड इन वीकनिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर। जब वर्ल्ड वार टू ख़त्म हुई तो फिर ब्रिटिश कॉलोनियल राज जो था वो थोड़ा कम होने लग गया, तो तब एक अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ के लोगों को कि वो इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो अपना दायर करें। क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ, ये भी आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप शुरू से मुतालिब पाकिस्तान पढ़ते आ रहे हैं, सोशल स्टडीज़ पढ़ते आ रहे हैं। A failed attempted by British government to negotiate a settlement with the Indian leaders highlighted the growing divisions between Hindus and Muslims. डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में कैसे हुआ? ऑन अगस्त 16, 1946 द मुस्लिम्स लीग कॉल फॉर अ डायरेक्ट एक्शन डे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड असेस द डिमांड फॉर पाकिस्तान। इसका नतीजा फिर ये निकला कि द डे रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड कम्यूनल वायलेंस पार्टिकुलरली इन कलकत्ता, फर्दर डीपनिंग द डिवाइड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। फिर इसका कंक्लूजन ये निकला इन सभी पॉइंट्स का कि द राइज मुस्लिम नेशनलिज्म एंड पाकिस्तान मूवमेंट वर ड्राइवन बाय द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स like Sir Syed Ahmad Khan, Allama Iqbal, Quaid-e-Azam and so many other leaders. Their contributions led to ideological foundations for the demand of the separate Muslim state, which ultimately led to creation of Pakistan in 1947. The complex interplay of education, political organization and cultural identity played a significant role in shaping the course of South Asian history during the colonial period of British in India. नेक्स्ट थर्ड आउटलाइन है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। इंट्रोडक्शन इसका, सिंस इट्स डिपेंडेंस इन 1947, चूँकि पाकिस्तान आज़ादी 1947 को हुआ, तो यहाँ से इसकी पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री। पाकिस्तान हैज़ फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस टू इन। आपको पता है जब भी कोई चीज़ नई बनती है तो उसे स्टेबल होने में, ठीक है, मेंटेन होने में, स्टेबलाइज होने में वक्त लगता है। सो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े पॉलिटिकल सिस्टम को। द प्रोसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेकिंग एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस बने, आपको पता है कोई भी मुल्क चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है, जिसके मुताबिक कोई भी जो है मुल्क आगे बढ़ता है। एंड द डायनामिक्स बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल स्ट्रक्चर हैव बीन पिवटल इन शेपिंग द कंट्रीज गवर्नेंस। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फ्रॉम 1947 टू 1956 तक कौन कौन से जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन बने, उनके क्या की पॉइंट्स थे, ठीक है। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ वो 1956 में बना, तो शुरू हो गया ना पहले से ही, लेकिन इम्प्लीमेंट होते होते उसे 1956 आ गया। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, दूसरा 1962 का, और तीसरा जो है वो 1973 का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैं। ये कोई भी क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ना आए तो इसमें से MCQ तो लाजमी बनेगा कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मेन पॉइंट था, कि किस पॉइंट के अंदर ये वाला, किस कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाली तब्दीली हुई है, इसमें कौन कौन सी अमेंडमेंट हुई, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने इसको याद करना है, प्रिपेयर करना है। इंडिपेंडेंस। Pakistan gained independence from British rule on August 14, 1947. The immediate challenge was to create a political and legal framework from a new state. So वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था पाकिस्तान के पास। इनिशियली पाकिस्तान ऑपरेटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
जब पाकिस्तान नया नया बना, ठीक है, तो इंडिया की गवर्नमेंट की एक्ट के ज़रिए 1935 के अंदर ही उसने ब्रिटिश रूल को अपनाया और आगे काम किया, लेकिन फिर उसने कहा कि मेरी अपनी जो है वो यूनिक नीड्स है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनाई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली फॉर्म्ड इन 1947 में ही इन्होंने बनाई, जिसका क्या काम था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डिफरेंस अमंग पॉलिटिकल लीडर्स रिलेग इन प्रोसेस। फिर इश्यूज़ क्या सामने आए इसको बनाते हुए, द असम्बली फेस चैलेंजेस सच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, द रोल ऑफ इस्लाम इन गवर्नेंस एंड स्टेटस ऑफ प्रोविंसेस। 1956 Constitution, after years of debates, discussions, and first Constitution of Pakistan was finally adopted on March 23, 1956. जिसके बेसिक फीचर्स क्या हैं? डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज इस्लामिक रिपब्लिक, इस्टेब्लिश्ड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये पीछे सारे हमने पढ़े हैं ना, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल, तो 1956 के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का। डिफाइंड फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन्स, इंट्रोड्यूस अ फेडरल स्ट्रक्चर विद द यूनिकैमरल लेजिस्लेटर, इन्होंने कहा कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर रखना है हमने। कंपैरेटिव एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रेंथ्स क्या हैं? Establish the framework for parliamentary democracy and emphasize Islam as a guiding principle for governance. Weakness भी इसकी कुछ थी कि the constitution faced criticism for its ways provision, particularly regarding the balance of power between the president and PM. ये इन्होंने सही तरह से नहीं बताया इस कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर इसलिए ज़रूरत पेश आई कि दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो वो 1962 में दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया। This was created by President Ayub Khan on June 1st, 1962. इसके की फीचर्स हैं, इस्टेब्लिश प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पहले पार्लियामेंट्री था, अब कौन सा है? प्रेसिडेंशियल। कंसंट्रेटिंग पावर्स इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर, अब यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर आ गए। इनहेंस द रोल ऑफ मिलिट्री इन गवर्नेंस, इसके ऊपर क्रिटिसाइज क्या हुआ कि ऑल्थो इट एम टू स्टेबलाइज द पोलिटिकल स्टेबिलिटी बट इट लेड टू अथॉरिटेरियनिज्म एंड रिड्यूस पोलिटिकल फ्रीडम। अब चूँकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम था इसलिए फ्रीडम जो था वो थोड़ी कम हो गई। फिर ज़रूरत पेश आई कि दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो 1973 के अंदर दोबारा से तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया और अभी तक पाकिस्तान में 2025 के मुताबिक यही कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, 26 अमेंडमेंट्स, लेकिन चल अभी तक यही कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, ठीक है। इनेक्टमेंट इसकी कब हुई? दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड इन अप्रैल 10, 1973 बाय प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। की फीचर्स, रिस्टोर्स अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दोबारा से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बना दिया गया। रिकॉग्नाइज इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन वाइल इंश्योरिंग फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन। डिफाइंड अ क्लियर फेडरल स्ट्रक्चर विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सिग्निफिकेंस, दिस रिमेन द फाउंडेशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर पाकिस्तान डिस्पाइट न्यूमरस अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट अमेंडमेंट्स कौन कौन सी होती रही उसका ओवरव्यू देखेंगे और फेडरल स्ट्रक्चर देखेंगे पाकिस्तान का। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स up to date. Overview of amendments. Amendment and history. Since 1973, the Constitution has undergone multiple amendments reflecting changes political dynamics. अब चूँकि 1973 का चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम इसी के अंदर अमेंडमेंट्स देखेंगे कि कौन कौन सी हुई। पिछले तो जाहिर है वो फिर ख़त्म हो गए ना, 1962 का भी एंड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन और 1956 का भी एंड हो गया। तो 1973 में जितने अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं वो इंपॉर्टेंट वाली टेस्ट हमें देखनी है, सारी देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अच्छा जी, सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स कौन सी हुई? 8th अमेंडमेंट 1985 में हुई। इसके मुताबिक क्या हुआ कि इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट अलाइंग हिम टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, ये अमेंडमेंट हुई, ठीक है। फिर 13 और 14 अमेंडमेंट हुई 1997 में। इसके मुताबिक इट रीस्टोर द पावर ऑफ पीएम एंड कर्टेल द प्रेसिडेंट्स अथॉरिटी। 18th अमेंडमेंट 2010 में हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। 18th अमेंडमेंट, ठीक है, इसका लाजमी हमसे कुछ आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी भी जो ऊपर 2-3 बताई हुई हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है, वही सिर्फ आपने करनी है जो आपको बताई जा रही है। ट्रांसफॉर्म ये लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं आता। ट्रांसफॉर्म सिग्निफिकेंट पावर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोविंसेस, एनहांसिंग प्रोविजनल ऑटोनॉमी, अल्टरिंग द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग द पीएम एंड सीएम। फेडरल सिस्टम देखते हैं पाकिस्तान का क्या है। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डिलिनेट्स पावर बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। Concurrent laws, some subject are shared along both levels of government and legislative. Provisional autonomy है federal system की. Provincial assemblies, each province has its assembly responsible for local governance and legislation on certain matters. Impact of 18th amendment का क्या impact हुआ इस पे? The significantly enhanced provincial powers, allowing provinces to manage resources,
हेल्थ, एजुकेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट। अब देखते हैं कि पंजाब में जो है वो हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ बनाती है एजुकेशन को लेके, अपने बोर्ड्स होते हैं उनके, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो डिफरेंट होती हैं, हर सूबे की रिसोर्सेज भी जो हैं वो उसी तरह से मैनेज किया जाता है, क्योंकि हर एक सूबे के पास अपनी अपनी ऑटोनॉमी है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशन आफ्टर 18 अमेंडमेंट। अब 18 अमेंडमेंट के बाद सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ा? पोस्ट अमेंडमेंट डायनामिक्स improved relations. The 18th Amendment fostered better central provincial relation by recognizing provincial rights and responsibilities. Resource allocation किस तरह होती है? Issues regarding for the distribution of resources and revenue sharing remain contentions but have seen importance in provincial autonomy. Autonomy बहुत ज़्यादा हासिल है। नेक्स्ट चैलेंजेस भी कुछ फेस करने पड़ते हैं, जाहिर है। इंटर प्रोविंशियल टेंशंस हैं, डिस्प्यूट्स ओवर वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे बलूचिस्तान के पास वाटर की ज़रूरत बहुत कम है, ऐसे ही सिंध के पास भी कम है, तो फिर उनको मैनेज करना पड़ता है सारे सूबों को। जाहिर है बाकी सूबे भी तो पाकिस्तान के ही है ना, चाहे आपको पता है पंजाब जो है सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा है पाकिस्तान का। नीड फॉर कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन करेंगे तो ही काम चल सकता है, ठीक है। इफेक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। पॉलिटिकल कल्चर क्या है पाकिस्तान का? और पॉलिटिकल कल्चर रेफर्स टू द सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स दैट शेप पॉलिटिकल बिहेवियर इन अ सोसाइटी। इन्फ्लुएंस इसका क्या है? पाकिस्तान पॉलिटिकल कल्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज रिलीजन, एथनिसिटी एंड कॉलोनियल हिस्ट्री। की फीचर्स इसके क्या हैं? पैट्रियोमोनियलिज्म, ये क्या कहता है कि पर्सनल लॉयल्टी टू लीडर्स ऑफन टेक्स प्रेसिडेंस आवर पार्टी लॉयल्टी इन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल dynamism. Role of religion, Islam plays a crucial role in shaping political ideologies and party platforms. आपको पता है पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे ही डिवाइड हुआ, तो फिर रिलीजन का रोल बहुत ज़्यादा है। Ethnic diversity. Pakistan's ethnic diversity influences regional politics and party affiliation, leading to varying political identities across the provinces throughout the Pakistan. Political development and role of civil and military bureaucracy किस तरह रोल करती है? सिविल ब्यूरोक्रेसी क्या करती है जी? कि ये फंक्शंस जितने भी होते हैं इम्प्लीमेंट करवाती है पुलिस को, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट चैलेंजेस भी उसको फेस करने पड़ते हैं, करप्शन का, इनएफिशिएंसी का, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी क्या है? हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है इसका कि ये रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स के अंदर और डायरेक्टली रूल करती है कंट्री में लॉन्ग पीरियड्स के ऊपर। आपको पता है कि मिलिट्री जो है वो हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। कॉप हिस्ट्री, सेवरल मिलिट्री कॉप्स लाइक 1958, 1977 एंड 1999 हैव डिसरप्टेड डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड हाईलाइटेड द मिलिट्रीज इन्फ्लुएंस इन गवर्नेंस। आपको पता है जब वो लगता है मार्शल लॉ लगता है तो फिर हुकूमत किसकी होती है? मिलिट्री की। तो आपको पता है पाकिस्तान में 3 दफ़ा लग चुका है, तो गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा अहम रोल है मिलिट्री का। करंट रोल, वाइल द मिलिट्री ऑफिशियली रिमेन सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, आपको पता है सेपरेट रखी हुई है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर रोल प्ले करती है आर्मी अपना। इट कंटिन्यूज टू एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड फॉरेन पॉलिसी एंड सेफ्टी इश्यूज़। कंक्लूजन क्या है इन सारे पॉइंट्स का? द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान इज शेप्ड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, फेडरल स्ट्रक्चर and interplay of civil military bureaucracies. The evolution of constitutional frameworks from 1947 to the present reflects the ongoing struggle to establish a stable democracy. So understanding these all dynamics which we discussed today is crucial for corresponding the complexities of governments and politics in Pakistan today also. So in our upcoming video or next video we will discuss inshallah the government and politics in Pakistan. Okay, ethnicity, national integration, elections and voting behavior of people, role of interesting groups, then international relations. Okay, so be with us and subscribe my channel The Competitive Scholar. So take care till next video. Allah Hafiz.